ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हाँ, हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, स्टडी कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी और उसके बाद फॉर्म ऑफ एनर्जी में आए थे, जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी का हम स्टडी कर रहे थे। मैकेनिकल एनर्जी में 2 डिफरेंट पार्ट्स थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस वीडियोज़ में, प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी को कवर किया था। उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसके रिस्पेक्टिव में चेंज होता है, क्या हमने देखा था अगर मास कांस्टेंट करते हैं तो किसके रिस्पेक्टिव में चेंज होता है, वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इट वाज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv²। ठीक है, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि मास हमारा कांस्टेंट है, किसी बॉडी का अगर मास कांस्टेंट हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज करने पे आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। दिस वाज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, आज हम सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, हमने प्रीवियस कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिव हाइट के साथ चेंज होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्टिव वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्टिव हाइट के साथ चेंज होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, इन विच m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। और h है हाइट। अब सर ये हाइट क्या होता है, कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे हाइट? तो हाइट हमारा रहेगा ऑलवेज फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट रेज अप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसे लिफ्ट कर रहे हैं एट सर्टन हाइट, दैट इज लेट अस कंसीडर हाइट h। इस हाइट तक हमने इसे रेज कर लिया। तो कहाँ से रेज किया है? ग्राउंड लेवल से, ठीक है। फ्रॉम ग्राउंड लेवल से ये जो रेज हुआ है, यहाँ से ग्राउंड लेवल से जो आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, मतलब हाइट जो कैलकुलेट होगी, ये वो हाइट रहेगी h, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रेज अबाउ ग्राउंड। चीज़ें क्लियर है? तो जितनी ज़्यादा ऊपर रहेगा, मतलब अब देखो हमें पता है कि मास तो कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं हुई, इट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो जो चेंजिंग फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे केस में h है। मतलब अगर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर चेंज करते हैं, हाइट अगर वेरी करते हैं, तो क्या होगा, इसमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा है, जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा, है ना। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, तो इसका रीज़न क्या है? दैट इज हाइट। हाइट इज द मेन रीज़न, मतलब जितना ज़्यादा हाइट इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। प्रीवियस केस में क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या कहता था, हाफ mv²। मास अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हाइट, मास अगर इसमें कांस्टेंट रखते हैं और हाइट इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिफरेंस करता है। अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया। अब हमने फर्स्ट केस में क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिफ्ट कर दिया एट सर्टन हाइट, डायरेक्ट स्ट्रेट लिफ्ट कर दिया। अब हमने और एक ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, पहले इसको ऐसे उठाया, फिर लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दिए, फिर इस पोजीशन पे आ गए, फिर ऊपर ले गए, फिर इस पोजीशन में आ गए और फिर यहाँ तक लेके आ गए। ये हाइट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये हाइट सेम है, हमने सेम करी। अब हमने क्या किया है, इसमें जो पाथ फॉलो किया है वो डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ फॉलो किया, स्ट्रेट पाथ। इसमें जो पाथ फॉलो किया है वो स्ट्रेट पाथ है। और इसमें इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमने पाथ को डिफरेंशिएट किया है। देखो पहले स्ट्रेट उठाया, फिर इसको राइट में, मतलब क्या हुआ, ऐसे चीज़ें उठाई, फिर इसको राइट में शिफ्ट की, फिर ऊपर उठाई, फिर लेफ्ट में शिफ्ट की और फिर ऊपर उठाया। समझ में आ रहा है? पाथ, हमने इसका पाथ चेंज किया, पर जो अमाउंट ऑफ हाइट हमने उठाया है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, जो लिफ्ट किया है वो सेम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कंडीशन। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी इन विच मास इज सेम, ठीक है, मास कांस्टेंट है, हमेशा मास कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। ओके, मास कांस्टेंट है, पर इसमें जो पाथ हमने फॉलो किया वो स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ फॉलो किया है, और इस केस में हमने जिगजैग पाथ फॉलो किया है। पर इन द एंड जो हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है फ्रॉम द ग्राउंड,
अबाउट द ग्राउंड, जो रेज किया है इस ऑब्जेक्ट को, दोनों की जो टोटल हाइट अगर हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये हमने इक्वल रखा है। तो क्या सर अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, सर क्या डिफरेंट है? नहीं, इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट नहीं रहेगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, दैट इज फाइनल हाइट, कि आपने फाइनली इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से कितना ज़्यादा रेज किया है, यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, पाथ का इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी बी, कंसिडरिंग दैट मास इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, और एच हमने इक्वली रेज किया, दैट इज हाइट जो है वो इक्वली रेज्ड हुई है दोनों ऑब्जेक्ट से। चीज़ें क्लियर है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी को पाथ से कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब पाथ अगर चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली डिपेंड करेगा हाइट पे। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना, समझ में आ गया? ओके, अगर हम बात करते हैं बो एंड एरो, सबने आपने देखा होगा बो एंड एरो कैसा वर्क करता है। ठीक है, कुछ बो एंड एरो इस तरीके से होगा, ये हमारा बो है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने लगा दी इसे, ठीक है, और इस पे एरो हमने प्लेस कर दिया, ये एरो प्लेस कर दिया। अब देखो, अब बो एंड एरो कैसा वर्क करता है, हम क्या करते हैं बो एंड एरो में, जब इस एरो को स्ट्रिंग पे रखते हैं, इसे पुल डाउन करते हैं, मतलब इसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है, अगर हम कंसीडर करेंगे ये हमारा जीरो सरफेस है, ये जो स्ट्रिंग है ये जीरो सरफेस है, तो इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे और वो कहीं यहाँ तक पुल कर लेंगे। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे, तो क्या किया हमने, एक सर्टन हाइट ट्रेवल करवा दी उस एरो से, इस एरो को या फिर स्ट्रिंग को हमने एक हाइट ट्रेवल करवाया, एक डिस्टेंस ट्रेवल करवाया। इसका इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम हाइट कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर एरो में पोटेंशियल एनर्जी का इंक्लूड कर दिया, मतलब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरो जो हमने स्ट्रिंग पे रखा है उसको पुल डाउन करके उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर दी। हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी उसमें जनरेट कर दी, मतलब इसमें पहले तो क्या था, जीरो एनर्जी, मोमेंट ही नहीं था, जीरो एनर्जी, स्ट्रिंग पे रख के पुल किया, मतलब हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब सेकेंड केस में क्या होगा, जैसे ही आप स्ट्रिंग छोड़ दोगे, स्ट्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव करेगा मतलब क्या होगा, वेलोसिटी होगी। मूव करेगा मतलब क्या होगा, वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी होगी तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, गुड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने क्या किया, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की और जैसे ही छोड़ दिया वो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिर से रोल आता है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म, ना ही आप एनर्जी बना सकते हो ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। अगर वो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी तरीके से हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी थी, अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये एरो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। एरो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा विद सर्टन वेलोसिटी, है ना, एरो मूव करेगा विद सर्टन वेलोसिटी। और जहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है उस केस में एनर्जी कौन सी होती है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब क्या, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। पर ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है, काइनेटिक एनर्जी आई सर पोटेंशियल एनर्जी से। मतलब सर अब जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करोगे इस एरो को, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी सर इसमें आ जाएगी और वो एरो उतना दूर जाएगा। समझ में आया? आर्चरी यही खेलता है, आर्चरी जो सबने देखा होगा गेम, क्या होता है उसमें, हम सब चाइल्डहुड में हम बो एंड एरो खेल चुके हैं। वो क्या, जितना ज़्यादा आप स्ट्रिंग पुल करोगे उतना दूर आपका एरो जाता है, उतना दूर आपका एरो जाएगा। मतलब क्या होता है, एक्चुअली हम स्ट्रिंग जो पुल करते हो, रीज़न क्या है, हम उसमें एनर्जी इंक्लूड करते हैं। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे आप स्ट्रिंग छोड़ते हो तो उसमें हम वो है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है,
काइनेटिक एनर्जी में। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ये समझ में आ गई? ओके। और एक एग्जांपल होगा, अपने चाइल्डहुड में आपने खेला होगा टॉयज़, ठीक है, कार वाली टॉयज़ होती है जिसमें आप वो की होती है, इसको आप मूव पूरा कंप्लीटली घुमाते हो, की पूरा रोटेट करते हो, उसके बाद उसे छोड़ते हो जैसे ग्राउंड पे, तो वो की फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और कार आपका मूव करना शुरू होता है। कार कब तक मूव करेगा? जब तक वो की घूमेगी। जब तक वो की घूमती है तब तक आपका कार जो है कंप्लीटली मूव करता है। जैसे ही वो की का रोटेशन बंद हो जाता है, कार भी कैसा होता है? स्टॉप हो जाता है। तो हमने क्या किया था, उसमें हमने लॉजिक नहीं था, हमें पता ही नहीं था बचपन में हम कर क्या रहे हैं, पर आज हमें पता है। तो क्या पता है कि जब हम की उसमें फिल करते हैं, उस टॉय में की फिल करते हैं, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? अब देखो, ठीक है, कंसीडर ये हमारी की है, इस तरीके से हमारी की है, ठीक है। अब जब हम इसे रोटेट करते हो, देखो धीरे धीरे ये इनसाइड अंदर वाली डायरेक्शन में मूव करती है, हाँ है ना? करती है, मतलब क्या होता है, इसका जो इनवर्ड डायरेक्शन है वो हाइट इंक्रीज होता है। पहले क्या था, ये देखो हाइट है फ्रॉम माई फिंगर्स, देखो मैं जैसे मूव कर रहा हूँ इनसाइड डायरेक्शन में चौक इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, चौक इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अगर ये इसे जीरो कंसीडर करो तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। मतलब की से हम क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या फिर हाइट प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम कह सकते हैं, या फिर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही इस पोटेंशियल एनर्जी को हम छोड़ते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका जो कार टॉय है वो मूव करना शुरू करता है। समझ में आ रही है लॉजिक? किस तरीके से हम फिजिक्स बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ हमारे लिए कोई भी चीज़ नई नहीं है, ये सब हमने यूज़ किया है, सब हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करें बहुत सालों से, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, ठीक है, फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉय। पर ये नया है कि आपके लिए नहीं, बस हम अब क्या कर रहे हैं, हम उसको टेक्निकली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली वो क्या है, जबकि ये तो सारी चीज़ें सर हमें पहले से पता है। सर बो एंड एरो तो हम आप अभी बता रहे हो, सर हमें तो पहले से पता है कि सर जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग खींचेंगे उतनी ज़्यादा दूर एरो जाएगा, सर हमें पहले से पता है। पर क्या आपको पता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का? तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक टर्मोलॉजी यूज़ की, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। सो फिजिक्स बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि हम बहुत बचपन से यूज़ करें टॉय, बो एंड एरो, पर हमें पता ही नहीं था। जैसे मुझे भी नहीं पता था, जब मैं छोटा था तब हमें पता ही नहीं था कि यार ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फिर जैसे हमने पढ़ा, अरे ओह, तो हम जो करते थे वो पोटेंशियल एनर्जी। सभी ने मैथोलॉजिकल सीरीज देखे होंगे, उसमें आजकल मैथोलॉजिकल सीरीज आता है, उसमें वो जो होते हैं आर्चरीज लोग, वो क्या करते हैं, इससे बाण चलाते हैं। उन्हें पता है क्या, उन्हें पता था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का? नहीं, पर आज हमें पता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते थे। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गई चीज़ें? ओके। सो हमने क्या पढ़ा आज? हमने एक चीज़ पढ़ी, सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो बन जाता है हाइट। सर हाइट एक मेजर गवर्निंग फैक्टर हो जाता है। चलो ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा सर आप हाइट इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। चलो ये मान लिया सर, समझ में आ गई। सर अब ये अगर हम बात करते हैं बो एंड एरो के एग्जाम्पल की, तो उस केस में हमने देखा कि सर ये तो रेस्ट कंडीशन में एरो मूव नहीं करते, तो हम इसे स्ट्रेच करते हैं। सर स्ट्रेच करने पे एक्चुअली क्या होता है, एच इंक्रीज करने पे हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते हैं। सर जैसे हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को छोड़ते ही अब ये नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तो क्या करेगा, पुश करेगा एरो को। पुश करेगा मतलब सर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा मतलब इस एरो में क्या आ जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सर ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? हमने काइनेटिक एनर्जी तो दी नहीं थी, हमने क्या दिया था सर, पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, आप एक एनर्जी प्रोवाइड कीजिए वो ऑटोमेटिक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दी, वो काइनेटिक में चली गई। चीज़ें क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है। चलो ये समझ में आ गया। फिर सर हम जो चाइल्डहुड में टॉयज़ खेले, कार या फिर और भी कोई बहुत डिफरेंट टॉयज़ थे जिसमें हम चाबी भरते थे सर, फिर वो बाद में वर्क करता था। चीज़ें क्लियर है? और एक चीज़ है देखो, रिमोट कंट्रोल कार्स, जो रिमोट कंट्रोल टॉयज़ होते हैं उसमें क्या होता है, हम सेल या फिर बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी को जैसे हम ऑन करते हैं कार हमारी मूव करना शुरू करती है। और कार कैसा मूव करिए मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चीज़ें क्लियर है? देखो फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्विच ऑन कर दो फैन शुरू हो जाता है, स्विच ऑन कर दो कूलर एसी शुरू हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब फैन शुरू होता है तो फैन क्या करता है, घूमता है। मैकेनिकल एक मशीन है जो वर्क करना शुरू करती है। पर किसके वजह से ऑन हुआ, जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पे क्या होता है, क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो
जब भी कोई आपसे पूछे कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर पार्ट में एक्सप्लेन कीजिए कि वो विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑलवेज सी दैट कि ये पर्टिकुलर वो मैकेनिकल डिवाइस है, वो वाटर डिवाइस है, या फिर किस तरीके का डिवाइस है। चीज़ें क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूँ एक टाइड्स है, जो पर्टिकुलर ओशन के पास जो टाइड्स जनरेट होती है, और मैंने एक टरबाइन लगा दिया, ठीक है, आप थोड़ा एग्जांपल का लेवल बढ़ाते हैं। एक टरबाइन है, टरबाइन का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। टरबाइन का काम, जो हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की, टरबाइन का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब टाइडल एनर्जी, टाइड्स आती है जो वाटर, अब वो टाइड क्या की, जो हिट की टरबाइन में, टरबाइन मतलब ब्लेड्स, ऐसे एक सेंटर होता है उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। जैसे ही वाटर हीट करेगा वो टरबाइन को रोटेट करना शुरू कर देगा, है ना। जैसे ही रोटेट करेगा, मतलब क्या है, टाइडल एनर्जी, टाइड्स में क्या थी, एनर्जी थी, तो टाइडल एनर्जी जैसे हीट करेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। मतलब क्या, टाइडल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं खुद से बन के कि पर्टिकुलर किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे एनर्जी का चेंज किस तरीके से, किस पैटर्न में हो रहा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है? ये समझ में आ गया? ओके। तो यहाँ पे तो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ लिए सर। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो MGH फॉर्मूला आपने बताया सर, इनको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें अननोन क्या रहेगा, किस तरीके से हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। चीज़ें क्लियर है? ओके। तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg which is raised to the 6 meter above the ground. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द एनर्जी। तो पहले गिवन तो पता होना चाहिए सर। गिवन क्या है? गिवन मास है, मास इज गिवन एज 10 kg, मास इज गिवन एज 10 kg, height is given as 6 meter and acceleration due to gravity is given as 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले चेक करना है कि सभी यूनिट ऐसा यूनिट में क्या, मास शुड बी इन केजी, ओके, हाइट इज इन मीटर, डिस्टेंस इज इन मीटर, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड, इट इज ओके, ठीक है। टू फाइंड एनर्जी, हाइट दिया है तो कौन सी एनर्जी पूछ सकते हैं, हाइट दिया है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ही पूछ सकेंगे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है सर, आपने ही बताया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सर होता है mgh होता है। क्या हमारे पास mgh गिवन है? यस, mgh बहुत सभी गिवन है। m कितना है? m इज 10, g इज 9.8 इंटू h इज 6। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 इंटू 6, 98 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 6 40, 6 48, 8 4 कैरी, 6 9 54, 54 एंड 4 58। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है सर जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, रिटर्न बाय जे। चीज़ें क्लियर है? दैट इज कैपिटल जे। तो ये हो गया 588 जूल। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल था, है ना, था ना। चलो ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ डिफरेंट, ओके, अभी इस केस में आपको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। अब इस केस में आपको फाइंड करना है हाइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, मेरे इसमें क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी, हाइट नहीं गिवन, हाइट फाइंड करना है, एनर्जी गिवन है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कुछ रेज किया है फॉर सर्टन हाइट ऑफ, हाइट फाइंड करना है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है 12 kg, मास इज गिवन है 12 kg, और इसमें कुछ सर्टन हाइट तक इंक्रीज किया है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने कुछ एक सर्टन हाइट तक इंक्रीज किया है, जिसमें सबको जी गिवन है 9.8, जी इज गिवन 10, जी इज गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ऐसे, व्हाट इज द हाइट टू विच दिस ऑब्जेक्ट इज रेज्ड सो दैट दैट ऑब्जेक्ट हैज 480 जूल ऑफ एनर्जी, यू हैव टू फाइंड हाइट। बहुत ही फिर से बेसिक फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे?
क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, यही होता है। हमारे पास एनर्जी गिवन है, हाँ सर 480 जूल गिवन है, ठीक है। अगर हम इसे एनर्जी भी लिखते तो ये एनर्जी कौन सी रहेगी, हाइट के बारे में बात करें, पोटेंशियल एनर्जी 480, m गिवन है सर, यस दैट इज 12, g इज गिवन 10, h वी हैव टू फाइंड। क्या करेंगे, 12 और 10 को हम शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इन डिनोमिनेटर पार्ट, से हो जाएगा 480, h इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, यही हो जाएगा। 0 0 कट, 12 के टेबल में 48 आता है, हाँ आता है सर 4 टाइम्स 12 4 सा 48, तो सर h इक्वल्स टू कितना हो गया 4 मीटर। सो ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज रेज्ड to the height 4 meters so that object possess 480 joule of energy in it। ये चीजें क्लियर है, हाँ है ना, समझ में आ गई चीजें। यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। ओके चलो अब हम कुछ आगे देखते हैं। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आ गई चीज़ें, थैंक यू।